दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ। इसके बारे में अभी ज्यादा लोगों को तो नहीं पता, लेकिन आने वाले 1 या 2 हफ्तों में आप हर जगह उसका नाम सुन पाएंगे। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शानदार मूवीज लाता रहूं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक गांव में कुछ टीनेज लड़कों को देखते हैं, जो एक नदी में जाकर स्विमिंग कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लड़के नदी से बाहर निकलकर वापस अपने घर पर जाने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ सिर्फ 2 लड़के ही बचे होते हैं। इसमें से एक लड़का पानी में होता है और दूसरा लड़का किनारे पर बैठा होता है। तभी वो पानी में तैर रहा लड़का दूसरे लड़के से कहता है, तुम ऊपर क्यों बैठे हो, चलो थोड़ा वहाँ तक स्विमिंग कर आते हैं। तो दूसरा लड़का कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझसे तैरा नहीं जाता। अब वो पानी वाला लड़का उसको थोड़ा चिढ़ाने लगता है कि क्या यार, तुम तो लड़कियों की तरह डर रहे हो, रहने दो। इस तरह अब वो लड़का खुद अकेले ही तैरने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो लड़का किनारे पर बैठा होता है, वो नदी में आकर उस दूसरे लड़के को डुबाकर मार देता है, और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। दूसरे सीन में हमें मोइनुल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। फिर जब मोइनुल अपनी गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस स्टेशन जाने वाला होता है, तो उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। उसी वक्त उसका असिस्टेंट साजिब अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्यों सर, आज भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? मैंने आपको कितनी बार कहा नई गाड़ी ले लीजिए। तो मोइनुल कहता है, देखो साजिब, लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इसलिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना ही इंसान की असली जिंदगी है। ये कार वार तो सब महज एक धातु का टुकड़ा है, आज है कल नहीं। तो साजिब कहता है, ठीक है सर, आप अपनी गाड़ी को पार्क करके मेरी गाड़ी में आ जाइए। इस तरह अब ये दोनों एक क्राइम स्पॉट के लिए निकल जाते हैं। असल में मोइनुल को खबर मिली थी कि किसी घर में एक लड़के की लाश मिली है, तो ये दोनों वहीं के लिए निकले थे। अब रास्ते में साजिब मोइनुल को इसी केस से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स देता रहता है कि सर, उस लड़के की उम्र तकरीबन 21 से 22 साल की होगी, उसको पेट में स्टैब करके मारा गया है, और बाकी की बातें हमें वहाँ जाने के बाद ही पता चलेंगी। तो इस तरह अब ये दोनों उस क्राइम स्पॉट पर पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचकर ये देखते हैं कि लड़के की लाश पूरी तरह से खून में लथपथ है, साथ ही उसकी हत्या शायद कल रात को हुई है। अब वहीं पर एक और पुलिस ऑफिसर होता है, जो अंदाजा लगाने लगता है कि शायद कल रात लड़कों ने ज्यादा ड्रग्स ले लिया होगा और फिर हाथापाई के दरमियान इस लड़के की मौत हो गई होगी। बस बात खत्म, केस सॉल्व। लेकिन इस बीच हम एक और चीज को देखते हैं कि मोइनुल और इस पुलिस ऑफिसर के बीच में कुछ खास जमती नहीं है। इसलिए अब वो पुलिस ऑफिसर मोइनुल से कहता है कि ये मैटर बहुत ही सिंपल है, आपकी इसमें कोई जरूरत नहीं, इसलिए आप जा सकते हैं। पर फिर भी मोइनुल वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, और इसीलिए अब वो खुद उस घर की अच्छे से इंस्पेक्शन करता है। इसी बीच मोइनुल साजिब को बुलाकर कहता है, तुम फौरन इस लड़के की आइडेंटिटी पता करो कि ये लड़का कौन है, ये घर किसका है और आखिर ये यहाँ पर क्या करने आया था। साथ ही वो उससे कहता है कि इस एरिया के सारे CCTV फुटेजेस को भी चेक करो, शायद हमें कुछ मिल जाए। तो अब साजिब कहता है कि सर, मैंने इस घर के बारे में ऑलरेडी पता कर लिया है। ये घर एक मैरिड कपल के नाम पर है और उन दोनों का ID फेक है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का यहाँ पर एक किराएदार की तरह रहता था। फिर मोइनुल कहता है, इसके मोबाइल को देखो, उससे पता चल जाएगा। तो साजिब कहता है, नहीं सर, इस घर में विक्टिम का फोन किसी को नहीं मिला है। अब ये सुनते ही मोइनुल को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन बिना फोन के कहीं पर भी नहीं जाती, तो आखिर इस लड़के के पास फोन कैसे नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मोइनुल घर की इंस्पेक्शन करने के बाद साजिब से कहता है कि विक्टिम की हत्या हाथापाई से नहीं हुई, बल्कि ये एक हत्या का मामला है। अब वो उस इंस्पेक्टर से भी कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, इसकी असली इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होगी। अब दूसरे दिन मोइनुल और साजिब अपने सीनियर के पास जाते हैं, जहां उन्हें कुछ और बातें पता चलती हैं, जैसे कि उस विक्टिम का नाम था सादमान और उसकी माँ का नाम है नीला, जो कि एक NGO में काम करती है। साथ ही सादमान का फादर गुजर चुका है और क्राइम स्पॉट पर सादमान का फोन नहीं मिला। तफ्तीश करने पर यह भी पता चलता है कि सादमान को अपने घर से गए हुए कुल 4 दिन हुए थे, और 2 दिन पहले ही उसकी मां ने पुलिस स्टेशन पर जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। इसके बाद जब जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि सादमान की एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसका नाम है लीमा। लेकिन जब लीमा को ढूंढा गया तो वो कहीं पर भी नहीं मिली।
यानी अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। अब मोइनुल का सीनियर ये केस मोइनुल को देकर कहता है, जल्दी से जल्दी तुम ये केस सॉल्व करो। लड़का जवान है, पब्लिक में अगर ये बात फैल गई तो प्रशासन से दबाव आना शुरू हो जाएगा। अब मोइनुल की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसके घर में इसकी बीवी, इसकी छोटी बच्ची और इसकी माँ रहती हैं। फिर दूसरे सीन में हमें बुर्के में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने सामान को पैक करके चोरी छुपे किसी से बचकर कहीं पर जा रही होती है। इसके बाद जब वो लड़की रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो वहां मौजूद पुलिस वाले उस लड़की को हिरासत में ले लेते हैं और तभी खुलासा होता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सादमान की वही गर्लफ्रेंड लीमा है। तो इस तरह अब लीमा के फोन को ट्रैक करके उसको हिरासत में ले लिया जाता है। अब लीमा को पुलिस स्टेशन लाने के बाद उससे उस रात के बारे में पूछताछ की जाती है, जिसके बाद वो अपना मुंह खोलती है और मोइनुल को सब बताने लगती है। वो कहती है कि सर, असल में उस रात सादमान, मैं और रयान पार्टी से वापस अपने घर पर जा रहे थे। तभी बीच में मोइनुल उसे टोकते हुए पूछता है कि अब ये रयान कौन है। तो लीमा कहती है कि उसका पूरा नाम रयान चौधरी है और वो हमारा फ्रेंड है। अब मोइनुल इस रयान के बारे में पता करता है तो उसकी आइडेंटिटी जानकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये रयान कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर हसन चौधरी का बेटा होता है। और रही बात सादमान और रयान की, तो ये दोनों स्कूल से ही फ्रेंड्स होते हैं। तो इसके बाद लीमा उस रात जो हुआ वो बताने लगती है और फिर सीन यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस रात ये तीनों कोई पार्टी अटेंड करके वापस घर आ रहे थे। तभी एक तालाब के पास ये लोग अपनी गाड़ी को रोककर गाड़ी में ही ड्रग्स कंज्यूम करने लगते हैं। इसी बीच थोड़ा चिल करने के लिए लीमा गाड़ी से बाहर आकर बारिश में भीगने लगती है, क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी। अब गाड़ी में जब सादमान और रयान ड्रग्स लेने लगते हैं तो उनके पास ड्रग्स खत्म हो जाता है। इसके बाद रयान सादमान से कहता है, माल घर पर पड़ा हुआ है, जाओ तुम ही जाकर ले आओ यार। लेकिन सादमान बाहर जाकर लीमा के पास आकर थोड़ा चिल होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि खुद रयान अपनी गाड़ी लेकर माल लेने के लिए घर के पास जाता है। अब थोड़ी देर के बाद रयान वापस आकर सादमान और लीमा से कहता है, अरे यार, घर पर माल तो नहीं है, आखिर सारा माल कहाँ गया? तो सादमान ये सुनकर कहता है, माल नहीं है तो नशे में तुमने ही कंज्यूम कर लिया होगा। अब इसी बात को लेकर रयान और सादमान के बीच में हल्का सा झगड़ा हो जाता है। अब रयान उससे कहता है कि माल पर मैं खर्चा करूं और तुम एंजॉय करो अपनी जीएफ के साथ, ऊपर से घर का किराया भी मैं चुकाता हूं, तुम्हारा खर्चा भी उठाता हूं और फिर भी तुमने मेरे लिए माल नहीं रखा। अब लीमा इन दोनों के झगड़े को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सादमान गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद लीमा रयान को समझाती है, इस छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों झगड़ा मत करो, आखिर तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, माल वहीं कहीं पर होगा, तुम ही जाकर ठीक से देखो। तो अब रयान गुस्से में कहता है कि मैं उसको जान से मार दूंगा अगर उसने माल खत्म किया होगा तो इस तरह से अब वो भी अपने घर पर जाने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब लीमा भी घर पर जाती है तो वो देखती है कि रयान अपनी गाड़ी लेकर वहां से जा रहा है, लेकिन उसके साथ सादमान नहीं है। इसके बाद जब वो घर के अंदर जाकर देखती है तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके सामने खून से लथपथ सादमान की लाश होती है। अब लीमा यही सोचती है कि शायद रयान गुस्से में सादमान को मारकर वहां से भाग गया। अब प्रेजेंट डे पर मोइनुल लीमा से सादमान के फोन के बारे में पूछता है कि उसका फोन कहाँ पर है। तो लीमा कहती है कि सर, मुझे तो फोन के बारे में कुछ नहीं पता, शायद उसी के पास वहीं कहीं पड़ा होगा। अब मोइनुल कहता है कि नहीं, उसका फोन मिसिंग है। फिर वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने उस वक्त पुलिस को ये सब जाकर क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है कि रयान के घर वाले पैसे वाले हैं, अगर मैं कुछ कहती तो बेवजह वो लोग मुझे टॉर्चर करते, इसलिए मैं चुप रही। फिर वो पूछता है कि चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया, लेकिन अब तुम फिलहाल यहाँ से छुपकर कहाँ भाग रही थी? तो लीमा कहती है कि सर, मैं लाश को देखकर बहुत डर गई थी, इसलिए मैं छुपने के लिए दूसरे शहर जा रही थी, मैंने सादमान को नहीं मारा सर। अब थोड़ी देर के बाद साजिब मोइनुल के पास आकर ये खबर देता है, सर अभी अभी मुझे ये खबर मिली है कि रयान अपने घर वापस आया है। तो मोइनुल कहता है, चलो हसन चौधरी के अपने बेटे को बचाने से पहले हम उसके घर जाकर रयान को दबोच लेते हैं। इस तरह पुलिस वाले फौरन रयान के घर आकर उसके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। अब पुलिस को रयान के कमरे में कुछ ड्रग्स के सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही उसकी गाड़ी में चेक करने पर मर्डर वेपन यानी वही चाकू मिलता है। तो अब इसी सबूत के बेसिस पर पुलिस वाले रयान को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम रयान के पेरेंट्स हसन और जबीन को देखते हैं, जो अपने बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुनकर फौरन पुलिस स्टेशन पर आते हैं। अब मोइनुल इन दोनों को सारा मामला समझाने लगता है कि आपके बेटे रयान ने अपने फ्रेंड सादमान को मारा और साथ ही रयान की गाड़ी में हमें मर्डर वेपन भी मिला, जिसके चलते हमने उसको अरेस्ट किया है।
तो ये सुनकर वो दोनों हैरान होकर कहते हैं कि अरे रयान सादमान को कैसे मार सकता है, वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तो इसके बाद ये दोनों सेल के पास जाकर रयान से मुलाकात करते हैं और उसे हौसला देने लगते हैं कि बेटा रयान, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि रयान अपने माँ बाप से ढंग से बात भी नहीं करता, उल्टा वो उनसे बस यही कहता है कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ। खैर, जब ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो सारे रिपोर्टर्स इन दोनों को घेर लेते हैं और सवाल पर सवाल पूछने लगते हैं। तो हसन सभी से यही कहता है, हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है और अब हम भी अपना डिफेंस करेंगे, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। इसके बाद जब हसन और जबीन वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं तो इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से खुश नहीं हैं, बस ये दुनिया के लिए अच्छे मियाँ बीवी हैं। दूसरे दिन रयान का केस कोर्ट में सुनवाई के लिए आता है, जहां सारी दलीलें सुनने के बाद जज ये फैसला करता है कि लीमा और रयान को बेल नहीं मिलेगी। तो इस तरह उन दोनों की बेल रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर उसी शाम मोइनुल रयान के पास पूछताछ के लिए आता है और कहता है कि बताओ तुमने सादमान को क्यों मारा। तो रयान उससे यही कहता है, मैंने सादमान को नहीं मारा, बल्कि जब मैं घर पर गया तो मेरे सामने उसकी लाश पड़ी थी। अब मोइनुल पूछता है, अच्छा तो मर्डर वेपन तुम्हारी गाड़ी में कैसे आया? उसके ऊपर तो सादमान का ही खून लगा है, क्या वो चाकू खुद चलते चलते अपने आप तुम्हारी गाड़ी में आकर बैठ गया? तो इस पर रयान चीखते हुए कहता है, ये सब मुझे नहीं पता कि उसका मर्डर किसने किया और कैसे किया। फिर मोइनुल पूछता है, लीमा ने कहा था कि उस रात तुम्हारा झगड़ा सादमान के साथ हुआ था, तो क्या ये कोई ट्रायंगल लव स्टोरी है? क्या तुम लीमा को पसंद करते हो? तो रयान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये सच है कि उस रात हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन वो झगड़ा माल को लेकर था। तो मोइनुल उसका ऐसा रवैया देखकर कहता है, सच क्या है वो अपने आप सामने आ जाएगा, लेकिन तुम मुझे अपना एग्रेशन मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इसलिए अगर अगली बार तेज आवाज निकाली तो ऐसा नशा करवाऊंगा जो तुम्हारे माल ने भी आज तक तुम्हें नहीं दिया होगा। खैर, दूसरी तरफ रयान की माँ जबीन अब सादमान की मां नीला के पास आती है, जहां हम नीला के एक बेस्ट फ्रेंड मिजान को भी देखते हैं। असल में जबीन यहाँ पर नीला को समझाने के लिए आती है कि सादमान और रयान दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए रयान सादमान को नहीं मार सकता। पुलिस को कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए तुम अपना केस मेरे बेटे के ऊपर से वापस ले लो। साथ में वो ये भी कहती है कि सादमान मेरे बेटे जैसा था, इसलिए मुझे भी उसकी मौत से बहुत दुख हो रहा है। लेकिन फिर भी नीला अपना केस विड्रॉ करने से मना कर देती है और इसी बात को लेकर अब इन दोनों में बहस होने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि पहले कई बार नीला ने जबीन को फोन करके ये बताया था कि तुम अपने बेटे से कहो कि वो मेरे बेटे से दूर रहे, क्योंकि वो दोनों अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। लेकिन जबीन ने ये बात सीरियसली नहीं ली और ना ही अपने बेटे पर इतना ध्यान दिया। खैर, अब दूसरे दिन नीला और उसका दोस्त मिजान कुछ लोगों को लेकर धरने पर उतर आते हैं। वो मीडिया के सामने आकर कहते हैं वो हसन चौधरी अपनी पावर यूज करके केस को दबाना चाहता है, लेकिन हम लोग जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस फॉर सादमान। तो इस तरह अब पब्लिक भी नीला के सपोर्ट में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हसन चौधरी को दिखाया जाता है, मतलब जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होता है। मतलब जब भी इसका दिमाग खराब होता है तो ये उसके पास आकर टाइम स्पेंड करने लगता है। अब इसी बीच वो उससे रयान के बारे में डिस्कस करने लगता है कि मुझे किसी भी तरह से अपने बेटे को बाहर लाना होगा, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड रयान को लेकर उसे एक छोटी सी एडवाइस देती है कि क्यों ना तुम मोइनुल को रिश्वत देकर ये केस अपने फेवर में करवा लो, आखिर हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है। फिर हम देखते हैं कि मोइनुल और साजिब अब नीला के पास जाते हैं, जहां मोइनुल उससे पूछता है कि क्या सादमान का कोई दुश्मन था या फिर आप उसके बाकी फ्रेंड्स को जानती हो। तो नीला कहती है, मैं बाकी फ्रेंड्स को तो नहीं जानती, क्योंकि सादमान बहुत ही कम घर पर आया करता था और वो हमेशा रयान के साथ ही रहता था। मोइनुल पूछता है, सादमान ड्रग्स लेता था, ये आपको कब पता चला? तो नीला कहती है, 2 साल पहले उसके फादर की डेथ के बाद वो और बिगड़ गया और मैं अकेली औरत कहाँ तक उसको देखती, वो मेरी कुछ सुनता ही नहीं था। अब मोइनुल पूछता है, क्या आपको लगता है कि रयान ने सादमान को मारा होगा? तो नीला कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा अक्सर उसके साथ ही इधर उधर घूमता था। इस बीच मैंने कई बार रयान की माँ को फोन करके बोला भी था कि दोनों का मिलना जुलना कम करवाओ, क्योंकि ये दोनों हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और देखो आज मैंने अपना बेटा खो दिया। खैर, अब मोइनुल नीला के फ्रेंड मिजान के पास जाता है और वो उससे पूछता है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो मिजान कहता है, कोई मेरे लायक मिली ही नहीं। फिर मोइनुल पूछता है, क्या आप नीला को लाइक करते हो? तो मिजान कहता है, लाइक से भी ज्यादा करता हूँ, लेकिन लाइक और लव में बहुत डिफरेंस है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सड़क के किनारे से जा रहे हो और रास्ते पर आपको एक फूल का पौधा नजर आता है, तो आप उस फूल को तोड़कर अपने पास रख लेते हो, वो लाइक है। ठीक वैसे ही अगर आप उस पौधे को पानी डालते हो, उसका ख्याल रखते हो, उस पर खाद डालते हो, तो वो प्यार है। तो इस तरह मैं स्कूल टाइम से ही नीला को जानता हूँ और मेरा लव वन साइडेड है। वो कहता है कि ये किस्मत की बात है कि नीला ने किसी और बंदे से शादी कर ली और मैं नीला की जिंदगी में महज एक दोस्त की तरह ही रह गया। मोइनुल पूछता है, आप सादमान के बारे में क्या जानते हो? तो मिजान कहता है, सादमान मुझे कभी भी लाइक नहीं करता था और मैंने भी उसकी लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं की कि वो कब कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन उसको लेकर नीला शुरू से ही परेशान थी क्योंकि वो धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था। फिर मोइनुल पूछता है, क्या आपको लगता है कि रयान ने ही सादमान को मारा होगा? फिर मिजान कहता है, एविडेंस तो यही बता रहे हैं कि रयान ने ही सादमान को मारा है, बाकी ये तो आपका काम है इंस्पेक्टर साहब, आप ही पता कीजिए। अब अगले दिन साजिद मोइनुल के पास आकर एक शॉकिंग न्यूज देता है कि सर, फॉरेंसिक से रिपोर्ट आ गई है जिसमें उस मर्डर वेपन के ऊपर रयान के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन क्राइम स्पॉट पर जो फुटप्रिंट पाए गए हैं वो रयान के ही हैं। इस तरह अब अगली तारीख पर केस की सुनवाई शुरू होती है, जहां सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट सादमान की गर्लफ्रेंड लीमा का बेल तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन रयान का रिजेक्ट कर देती है। तो अब कोर्ट से बाहर आने के बाद जबीन देखती है कि नीला किसी जगह बैठकर अफसोस कर रही होती है। तभी वो नीला के पास जाकर उसे ताने देने लगती है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी वजह से आज भी मेरा बेटा बाहर नहीं आया, आखिर तुम जीत गई। तो नीला कहती है, ये क्या कह रही हो, क्या तुम अंधी हो? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मार दिया और मैंने अपना बेटा खो दिया, मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। अब जबीन कहती है, तुम्हारा बेटा चला गया इसलिए अब तुम मेरा बेटा छीन रही हो। इस तरह अब वो नीला को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद साजिब एक एनवलप लेकर कुरियर ऑफिस जाता है, क्योंकि ये एनवलप उन्हें सादमान के रूम में मिला था। तो अब वो उससे जाकर पूछता है कि इस एनवलप के अंदर क्या होगा। तो वो कुरियर वाला आदमी कहता है, अरे सर, हमें क्या पता अंदर क्या होगा, हमारा काम तो बस एनवलप को डिलीवर करना है। तो इस पर साजिब कहता है कि तुम ये तो बता सकते हो कि एनवलप कहाँ से आया है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ सर, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप बैठिए। फिर उसी रात साजिब मोइनुल को बुलाकर कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने लगता है। असल में जहाँ पर हत्या हुई थी उस घर के पास तो सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं होता, लेकिन मोहल्ले के कुछ सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठे करके वो मोइनुल को उसकी फुटेजेस दिखाने लगता है। फिर वो कहता है, सादमान, लीमा, रयान अपनी गाड़ी से घर के पास वाले तालाब पर गए थे और शायद वहीं पर उन लोगों ने ड्रग्स कंज्यूम किया होगा। तभी इन लोगों को उसी एरिया के किसी दूसरे कैमरे में एक आदमी नजर आता है जो काफी देर तक वहाँ किसी का इंतजार कर रहा होता है। तो थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी इस आदमी के पास आती है और फिर वो आदमी उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब शॉकिंगली ये गाड़ी सादमान, लीमा, रयान के उसी घर पर आती है जहाँ ये तीनों किराएदार की तरह रहते थे। इसके बाद साजिब कहता है कि सर, इसके आधे घंटे बाद रयान अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया था, लेकिन जब मैंने जगह जगह लगे कैमरे की मदद से दूसरी गाड़ी को फॉलो किया तो वो गाड़ी किसी दूसरे पेट्रोल पंप के पास आई थी पेट्रोल भरवाने के लिए। और फिर उस गाड़ी से 3 लोग उतरे, जिसमें से एक आदमी को मैं ऑलरेडी जानता हूँ और उसका नाम है लिटन, जो कि ड्रग्स का बिजनेस करता है और उसके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। अब मोइनुल यही सोचने लगता है कि आखिर इन तीनों का सादमान, रयान के साथ क्या कनेक्शन होगा और क्या सादमान को मारने के लिए इन तीनों ने ही रयान की मदद की होगी। अब उसी वक्त हसन चौधरी मोइनुल को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं आपके और आपकी फैमिली के लिए इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करूंगा, लेकिन आप थोड़ा इस केस को देख लीजिए। लेकिन मोइनुल एक ईमानदार ऑफिसर होता है, इसलिए वो इस ऑफर को ठुकरा देता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जबीन नीला के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उस दिन कोर्ट के पास मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की थी। असल में मेरा दिमाग मेरे बेटे की वजह से बहुत खराब था, क्योंकि वो जेल में है। आखिर तुम भी एक माँ हो, इसलिए एक माँ का दर्द तुम भी समझ सकती हो। तो इस तरह से ये दोनों अपने बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं। फिर फाइनली जबीन रोते हुए नीला से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अगर रयान ने सादमान का कत्ल किया होगा तो उसको सजा होकर रहेगी, लेकिन अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। अब दूसरी तरफ पुलिस वाले उस लिटन को ढूंढते हुए किसी जगह पर पहुंचते हैं जहां वो एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। अब पुलिस वालों को देखकर लिटन और उसके गैंग मेंबर्स वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फाइनली पुलिस लिटन को पकड़ ही लेती है। इसके बाद जब वो उसे पुलिस स्टेशन पर ले जाने वाले होते हैं, तभी अचानक कोई अनजान आदमी आकर लिटन को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस वाले जब लिटन का फोन अनलॉक करते हैं तो उन्हें कुछ और ही बातें पता चलती हैं, जिसके बाद
बाद साजिब मोइनुल से कहता है कि सर, लीमा ने हमसे झूठ कहा कि ड्रग्स लेने के लिए सिर्फ सादमान ही जाया करता था, जबकि सच यह है कि लीमा भी उसके साथ जाया करती थी। यानी लीमा भी उस लिटन को जानती थी और उसने हमें अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब लिटन के फोन को चेक करने पर पुलिस को एक और शॉकिंग फोटो नजर आती है, जिसमें हसन चौधरी और बाबू नाम का एक डॉन भी मौजूद होता है। अब ये देखकर मोइनुल शॉक्ड रह जाता है कि आखिर हसन चौधरी का इस लिटन और बाबू से क्या काम होगा। फिर सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से चेक करने पर यह कंफर्म हो जाता है कि उस रात उस गाड़ी में लिटन के साथ बाबू भी मौजूद था। तो इसके बाद मोइनुल हसन को पुलिस स्टेशन बुलाकर उस बाबू की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि इस आदमी से आपने क्यों मुलाकात की। तो हसन कहता है कि एक फिल्म के सिलसिले में उसने मुझसे मुलाकात की थी। क्यों, क्या हुआ? इसके बाद मोइनुल और साजिब फौरन उस बाबू के घर पर जाते हैं, जहां बाबू के घर में उसकी बीवी, उसका बेटा और उसके फादर मौजूद होते हैं। अब बाबू के बारे में पूछने पर उसकी बीवी कहती है कि वो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो कब घर पर आते हैं और कब बाहर जाते हैं। तभी इन लोगों को देखकर बाबू का फादर इन्हें खाने पर इनवाइट करता है और फिर जब मोइनुल खाना खा रहा होता है तो साजिब चुपके चुपके सारे घर की तलाशी लेता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बाबू को दिखाया जाता है जो फिलहाल किसी आदमी को पकड़कर बहुत मारपीट रहा होता है, क्योंकि इस आदमी ने उस लिटन को पकड़वाया था और इसी वजह से ना चाहते हुए भी बाबू को लिटन को मरवाना पड़ा था। अब उसी वक्त बाबू का बॉस उससे फोन करके पूछता है कि तुमने आखिर पब्लिक प्लेस पर उस लिटन को क्यों मरवा दिया। तो बाबू कहता है, बॉस मैं क्या करता, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, इसलिए अगर वो कुछ उगल देता आपके बारे में, मेरे बारे में और हमारे धंधे के बारे में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर हम देखते हैं कि फोन रखने के बाद बाबू गुस्से में उस आदमी को भी मार देता है जिसे उसने अभी तक पकड़ के रखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साजिब कोई मेडिकल रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल के पास जाता है और फिर उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, और वो ये सारी डिटेल्स हासिल कर लेता है। जिसके बाद मोइनुल दोबारा उस लीमा को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। अब एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट साजिद ने हॉस्पिटल जाकर इन्वेस्टिगेट की थी, उससे ये पता चला था कि लीमा का अबॉर्शन हुआ था और इस बच्चे का पिता था सादमान। लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट में सादमान का नाम नहीं होता बल्कि रयान का नाम होता है। तो अब इसी के बारे में पूछने पर लीमा कहती है कि सर एक्चुअली इसी बात को लेकर हम तीनों के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ था कि हम अबॉर्शन करें या ना करें। अब सादमान ने तो मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था, इसलिए मजबूरन मैं उस दिन रयान को अपने साथ ले गई थी। तो ये सुनने के बाद मोइनुल लीमा पर इल्जाम लगाने लगता है कि सादमान के फोन में तुम्हारे और सादमान के वीडियो क्लिप्स होंगे और उन्हीं वीडियो क्लिप्स की मदद से सादमान तुमको ब्लैकमेल कर रहा होगा, इसलिए तुमने और रयान ने मिलकर उस सादमान को मार दिया है ना। तो लीमा रोते हुए कहती है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सादमान का फोन कहाँ पर है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज सर मेरी बातों का यकीन कीजिए, और सादमान भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। अब हम ये देखते हैं कि किसी लड़के को उस तालाब के पास सादमान का मोबाइल मिलता है और फिर ये लड़का उस मोबाइल को ऑन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ साजिब मोइनुल के पास ये खबर लेकर आता है कि सर कुछ दिनों पहले मैं एक कुरियर ऑफिस गया था और वहाँ मुझे पता चला कि उस कुरियर ऑफिस के टोटल 3 ओनर्स हैं और उनमें से एक ओनर का नाम है बाबू। तो अब मोइनुल सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस मर्डर केस का बाबू से क्या कनेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोइनुल जल्दी अपने घर पर जाने लगता है क्योंकि आज उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन उसी वक्त उसको किसी आदमी से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फिलहाल बाबू कहाँ पर है, इसलिए अब वो अकेले ही उस शिप पर जाने लगता है जहां बाबू मौजूद था। इस तरह अब वो बाबू के पास जाकर डायरेक्ट यही सवाल पूछता है कि क्या तुमने सादमान को मारा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उल्टा अपने आदमियों से मोइनुल को पिटवा देता है। फिर बहुत देर बाद साजिब और कुछ पुलिस वाले उस जगह पर आते हैं, जिसके बाद मोइनुल बिना हॉस्पिटल गए डायरेक्ट अपने घर पर आकर अपनी बीवी को विश करने लगता है। यानी मोइनुल यहाँ पर साबित कर देता है कि चाहे जान पर बनी हो लेकिन वाइफ इज ऑलवेज प्रायोरिटी। क्यों, सही कहा ना। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब अक्सर ज़बीन नीला के पास आती जाती रहती है और इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। अब इन्हीं बातों में ये दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करने लगते हैं, जहां नीला की बातों से हमें ये पता चलता है कि उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो मीजान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वहीं ज़बीन भी अपने बारे में बताती है कि अगर मेरा बेटा बाइज्जत बरी हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, अपने पति हसन चौधरी को डिवोर्स देकर। इसके बाद हम देखते हैं कि साजिब को किसी से कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद वो फौरन उस कुरियर ऑफिस के लिए निकल जाता है। असल में आधी रात को एक ट्रक उस कुरियर ऑफिस के पास आ रहा होता है, तो उसी को फॉलो करते हुए साजिब
साजिब अब उस कुरियर ऑफिस के पास आ जाता है। फिर यहाँ आने के बाद साजिब चोरी छुपे अंदर झांकने लगता है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। इसी बीच मोइनुल को अपडेट देने के लिए वो उसे फोन करने लगता है, लेकिन उसी वक्त कोई अनजान आदमी आकर वहाँ साजिब को गोली मार देता है, जिससे साजिब वहीं पर मारा जाता है। अब साजिब के मरने के बाद से मोइनुल बहुत दुखी होता है, क्योंकि साजिब उसका छोटा भाई जैसा था। अब इसके कुछ ही दिनों बाद मोइनुल का सीनियर उससे कहता है कि एक्चुअली वो कुरियर ऑफिस डेरी असलम का है, जो कुरियर के नाम पर ड्रग सप्लाई करता है, यानी डेरी असलम का ही नाम है बाबू। अब शॉकिंग बात ये होती है कि जब साजिब मरा था तो उसी रात उस कुरियर ऑफिस से सारे एविडेंस भी मिटा दिए गए थे। अब साइबर सेल वाला आदमी मोइनुल को फोन करके कहता है कि सर, सादमान का फोन ऑन हो चुका है। तो अब पुलिस वाले उस फोन को ट्रैक करते हुए आखिर में उसे हासिल कर लेते हैं। अब सादमान के फोन को चेक करने पर उन्हें एक फोटो मिलती है, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि वो फोटो असल में किसी लैब की है। फिर दूसरे दिन पुलिस वाले उस बाबू के घर पर आकर उसके घर की दोबारा अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं और फिर उन्हें घर की तलाशी लेने पर वहाँ काफी सारे पैसे मिलते हैं। अब ठीक उसी वक्त वो बाबू मोइनुल को फोन करके कहता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि वो पैसा मेरा अकेले का नहीं है और वैसे भी काफी बड़े बड़े लोग हैं इसमें। आप जरा अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। तो मोइनुल भी अब उसे धमकाने लगता है कि फैमिली तो तुम्हारी भी है, तो इनके बारे में कौन सोचेगा। इसलिए देखो भाई, जितना रिस्क मेरे पास है उतना रिस्क तुम्हारे पास भी है, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम सामने आ जाओ और चलो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा फेवर करता हूँ। मुझे जो पैसा मिला है उसमें से थोड़े पैसे मैं तुम्हारे लिए रख दूंगा, तुम्हारे बीवी बच्चे और तुम्हारे पिताजी के लिए। तो फिर डील पक्की। तो ये सुनने के बाद बाबू मोइनुल को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि इस एड्रेस पर जाकर इंक्वायरी कर लो। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, वरना तुम्हारी जगह और भी लोग हैं जो मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मोइनुल किसी गाँव जाकर एक बूढ़े आदमी से मुलाकात करता है और फिर वो उस बूढ़े आदमी से उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है। अब ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। तभी हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के ने दूसरे लड़के को पानी में डुबाकर मारा था ना, तो ये उसी कातिल लड़के का पिता होता है। इसलिए जब वो लड़का अपनी यही बात अपने पिता को आकर बताता है तो उसका पिता अपने बेटे को डांटकर गांव से बाहर भेज देता है और इस लड़के का नाम होता है असलम। तो इसके बाद मोइनुल असलम के बारे में और भी काफी सारी चीजें पता करने लगता है। इसी बीच दूसरे दिन हम देखते हैं कि रयान का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई के लिए जाता है, जहां जज इस बार भी रयान को बेल नहीं देता। इसके बाद मोइनुल दोबारा नीला के घर पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नीला अपने घर पर मौजूद नहीं है। उसी वक्त पड़ोस वाली एक लड़की मोइनुल को देखकर नीला का एक लेटर देने लगती है और उससे कहती है कि नीला आंटी ने कहा था कि अगर आप या जबीन आंटी यहाँ पर आएं तो मैं उनको ये लेटर दे दूं। इस तरह वो बताती है कि नीला आंटी ने इस घर को छोड़ दिया है और अब वो यहाँ पर नहीं रहती। फिर दूसरी तरफ हमें नीला को दिखाया जाता है जो किसी गांव में आकर रह रही होती है। अब असल में नीला केस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका बेटा वापस तो नहीं आएगा। इसलिए शहर से दूर एक गाँव में आकर वो अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। और यहाँ हमें ये अंदाजा भी हो जाता है कि इस सब में नीला की मदद उसके फ्रेंड मिजान ने ही की होती है। अब मिजान नीला को समझाने लगता है कि जब तक सादमान का केस सॉल्व नहीं होता तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती। फिर तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गई? तो नीला उससे कहती है कि नहीं, मैं वापस शहर तो नहीं जाऊंगी, वहाँ मुझे मेरे बेटे की याद आती है। अब इन्हीं बातों बातों में मिजान नीला को प्रपोज भी करने लगता है कि चलो अब हम दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ नीला थोड़ी सोच में डूब जाती है कि आखिर उसे अभी क्या जवाब दे। उधर दूसरी तरफ जब हसन चौधरी अपनी गर्लफ्रेंड के पास होता है तो वो हसन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशन यहीं पर खत्म हो जाए और तुम अपनी फैमिली पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली टूटती जा रही है। अब दूसरी ओर मोइनुल नीला के उस लेटर को लेकर जबीन के पास आकर दिखाता है, जिसमें यही लिखा होता है कि जबीन, मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढते हुए बार बार मेरे पास आती रहोगी, लेकिन शहर में मेरा अब कोई भी नहीं है और मैंने मेरे बेटे के हत्यारे को माफ कर दिया है। इसलिए अब तुम भी अपने बेटे के साथ खुश रहो, मैं वो केस वापस ले लूंगी। तो इसके बाद मोइनुल वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आकर इस केस में क्या हुआ वो सोचने लगता है। उसके हिसाब से शायद उस रात सादमान, लीमा और रयान
पार्टी से वापस आते समय अपनी कार में ड्रग्स लेने लगे और फिर थोड़ी देर के बाद रयान घर पर आकर ड्रग्स को ढूंढने लगा। लेकिन जब वो उसे कहीं नहीं मिला तो वो वापस सादमान के पास जाकर इसी के बारे में झगड़ा करने लगा और इसी हाथापाई के दौरान सादमान का फोन उसी जगह पर गिर गया और यही फोन किसी लड़के को मिला था। वो आगे सोचता है कि इसके थोड़ी देर के बाद जब सादमान वापस घर गया होगा तो उसके पास कुछ गुंडे आए होंगे, जैसे बाबू, लिटन और बाबू का बॉस, और शायद बाबू के बॉस ने ही सादमान को स्टैब करके मार दिया होगा और फिर बाद में ये लोग मर्डर वेपन रयान की गाड़ी में फेंक कर चले गए होंगे ताकि वो पकड़ा जाए। खैर, अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ नीला और मिजान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का डिसाइड कर लेते हैं, जिसके बाद मिजान नीला को अपने किसी फार्म हाउस पर लाता है और तभी अचानक वहाँ पर मोइनुल कुछ पुलिस वालों के साथ नीला के पास आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब मोइनुल नीला से कहता है कि आपने ही अपने बेटे को मारा ताकि आप अपने इस अफेयर के बारे में छुपा सको और एक अलग नई जिंदगी शुरू कर सको। इस तरह अब वो नीला को बहुत ही बेरहमी से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी गुस्से में आकर मिजान मोइनुल से कहता है, रुको एक मिनट, नीला ने कोई हत्या नहीं की है, सादमान को मैंने मारा था। अब ये सुनकर नीला के होश उड़ जाते हैं, जबकि हमें पता चलता है कि मोइनुल ने मिजान के मुंह से सच उगलवाने के लिए ही नीला के साथ ऐसी हरकत की थी ताकि नीला भी मिजान की सच्चाई जाने। असल में उस रात बाबू, लिटन और मिजान सादमान के पास आए और उसे स्टैब करके मार दिया। और यहाँ पर एक और बात यह है कि नीला के हस्बैंड की मौत भी इसी मिजान की वजह से हुई थी, क्योंकि मिजान नीला को हासिल करना चाहता था लेकिन सादमान मिजान को लाइक नहीं करता था और ना ही वो उससे बात करना पसंद करता था। साथ ही अब हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस लड़के को दिखाया गया था वो लड़का भी यही मिजान था, यानी स्कूल डेज में कोई लड़का नीला को तंग किया करता था और इसीलिए मिजान ने उस लड़के को पानी में डुबाकर मार दिया था। और उसी तरह अब नीला का खुद का बेटा नीला की जिंदगी हराम कर चुका था, जिससे नीला बहुत परेशान रहती थी और अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच पाती थी। इसलिए मिजान ने सादमान को भी मार दिया। असल में सादमान को मारने की एक और वजह ये भी थी कि एक दिन सादमान मिजान की गाड़ी को फॉलो कर रहा था और उस वक्त मिजान उस कुरियर ऑफिस में गया था, जहां सादमान ने अंदर झांक कर देखा कि मिजान तो असल में ड्रग्स का धंधा करता है। इसलिए उसने प्रूफ के लिए वहां की एक फोटो खींच ली और यही वो फोटो थी जो मोइनुल ने देखी थी। अब सादमान इसी फोटो को लेकर मिजान को बार बार ब्लैकमेल करने लगा था, जिससे मिजान को डर था कि कहीं सादमान ये बात अपनी माँ को ना बता दे, जिसके बाद नीला उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। तो इसीलिए अब उसका फोन हासिल करने के लिए मिजान ने सादमान को मार दिया। लेकिन सादमान को मारने के बाद ये लोग जब उसका फोन ढूंढते हैं तो इन लोगों को वो नहीं मिलता और असल में बाबू का नहीं बल्कि मिजान का दूसरा नाम होता है डेरी असलम, जो कि बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है। यानी दुनिया के लिए मिजान एक शरीफ बंदा था, जबकि इसका दूसरा चेहरा बहुत ही खतरनाक था। और इसी बीच पुलिस वाले वहाँ पर बाबू को भी ले आते हैं, क्योंकि बाबू सरेंडर हो चुका होता है, क्योंकि इसने मोइनुल की रिस्पेक्ट की जिस दिन उन दोनों की डील हुई थी। फिर हम देखते हैं कि मिजान जैसे लोग जिंदा ना रहें, इसलिए बाबू गन लेकर मिजान को मार देता है। जिसके बाद मोइनुल पूछता है कि आखिर तुमने इसे क्यों मारा? तो बाबू कहता है, ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक हैं, हम काला धंधा तो करते हैं लेकिन ईमानदारी से। वो कहता है कि इसको कोई भी पकड़ लेता फिर भी ये अपने पैसे और कनेक्शन की वजह से बचकर निकल आता, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि इसके कनेक्शन आपके डिपार्टमेंट में भी बहुत ऊपर तक हैं। खैर, अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ज़बीन आखिर में अपने पति हसन चौधरी को डिवोर्स दे देती है और फिर रयान के ऊपर कोई भी इल्जाम ना होने की वजह से वो बाइज्जत बरी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रयान और उसकी माँ नीला के पास आते हैं और फिर ये तीनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, जहाँ पर रयान नीला को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है और कहता है कि आपका बेटा मेरा दोस्त नहीं भाई था। और इस तरह ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि कोई भी ऐसी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।